इसके पहले टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोगों ने नेचुरल फाइबर से जुड़ी हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंप्लीट किया। नेचुरल फाइबर में कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? ऐसे रेशे, ऐसे फाइबर जो नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, ट्रीज हैं या एनिमल्स हैं। इसके अपोजिट ऐसे फाइबर्स जो सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वो किसी एग्रीकल्चर सोर्स से या किसी नेचुरल सोर्स से प्राप्त ना होकर के सिंथेटिकली लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। ऐसे फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। तो आज हम अब अपने वीडियो में यही देखेंगे, भारत में सिंथेटिक या उसी को मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो मैन मेड फाइबर्स हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? हम लोग अपने बाजारों में देखते हैं जो नायलॉन के शर्ट्स हैं या नायलॉन से बने हुए प्रोडक्ट, पॉलिएस्टर से बने हुए प्रोडक्ट, नायलॉन की रस्सियां, त्रिपाल जिससे बरसात वगैरह में हम लोग ढकने का काम लाते हैं, गाड़ी ढकने वाला उपकरण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उपकरण जो बाजार में दिखते हैं वो फाइबर बेस्ड होते हैं, सिंथेटिक फाइबर बेस्ड होते हैं। ठीक है, नायलॉन, टेरिलॉन, इस प्रकार से। तो ये जो मैन मेड फाइबर्स हैं, इनका वर्तमान में बहुत तेजी से उपयोग जो है पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। मैन मेड फाइबर्स आर नोन फॉर, हम लोग समझते हैं कि मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है। आर नोन फॉर स्ट्रेंथ, शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं। आप नायलॉन की पतली सी रस्सी से और 5 किलो का वजन उठा ले आप तो वो रस्सी टूटने वाली नहीं है। ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते। इसकी जगह सुतली वगैरह अगर आप यूज करें, जो रस्सी अगर आप यूज करें जूट का बना हुआ, ठीक है, तो वो भी मजबूत होता है, लेकिन वो बरसात में, धूप में जल्दी खराब हो जाता है। खराब ये भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी तुलना में इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। डायबिलिटी, डायबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको विभिन्न रंगों में रंग सकते हैं। ठीक है, तो आप बाजार में नायलॉन की रस्सी देखने ही जाइए खाली आप, तो कितने प्रकार की रस्सियां आपको, कितने रंगों में और कितनी मोटाई, कितनी पतली, सभी प्रकार की रस्सियां आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। तो डायबिलिटी होती है। वर्कबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक प्रकार की चीज से अनेक प्रकार का एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनके विविध प्रकार के उपयोग हैं। जैसे नायलॉन की रस्सी है, रस्सी बांध के आप उसमें कपड़ा डाल दो, बोरी बांध दो, ठीक है, या और कहीं उसका उपयोग आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। तो उनकी वर्कबिलिटी होती है, लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। ठीक है, डायबिलिटी होती है, इंसुलेटिंग क्वालिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, श्रिंक रेजिस्टेंस, सिकुड़ते नहीं हैं, लो कॉस्ट, कम कीमत के होते हैं, विविध प्रकार के डिजाइन में आते हैं, मल्टीपल डिजाइन्स। ठीक है, रंग बिरंगे विविध प्रकार के डिजाइन, खास करके जो मैन मेड फाइबर से जो टेक्सटाइल बनते हैं, गारमेंट्स बनते हैं, कपड़े जो बनते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टाइल, उनको धो पहन लो, प्रेस करने की जरूरत नहीं, श्रिंक नहीं होता। ठीक है, बिना प्रेस के आप पहन सकते हैं। ठीक है, उनको धुलने में उनमें जो डस्ट वगैरह है, उसमें जो मैल है, वो भी जल्दी छूट जाता है। तो अच्छे तमाम लाभ हैं। इसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशन, विभिन्न प्रकार के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैन मेड फाइबर्स की ये इतनी खासियत होने के कारण जो है ये बाजार में काफी मात्रा में उपलब्ध है। और अब लोग नेचुरल फाइबर्स की जगह पर सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। एक दूसरी बात ये भी है कि अगर हम नेचुरल फाइबर और उनसे बने हुए प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल पैदा करना पड़ेगा। और रॉ मटेरियल पैदा होता है खेतों पे। आप या तो जूट की खेती करेंगे या सिल्क की के लिए प्लांट लगाएंगे, सिल्क वॉर्म उसमें रियरिंग करेंगे, या कॉटन की खेती करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी खतरा है। सिल्क वॉर्म में कोई विशेष प्रकार का पेस्ट लग जाए, कॉटन में किसी प्रकार का पेस्ट लग जाए, ठीक है, फिर उसमें किसानों को काफी श्रम करना पड़ता है। तो ये तमाम लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं जो है नेचुरल फाइबर के साथ है। जबकि मैन मेड फाइबर सिंथेटिकली लेबोरेटरीज में बनते हैं, केमिकल प्रोडक्ट से बनते हैं, इसलिए उनकी पैदावार खेत वगैरह से करने की जरूरत नहीं है। तो इतना लैंड का हिस्सा जहां पर आप नेचुरल फाइबर की खेती करते हैं,
उसकी जगह अगर आप मैनमेड फाइबर अपनाने लगते हैं तो वो सारा लैंड जो है वो फ्री हो जाता है और वहां पर आप फूड ग्रेन्स वगैरह उगा करके अपने देश में अनाजों की, दालों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज विकसित देशों में खास करके जहां पर एग्रीकल्चर लैंड कम है और वहां पर कपास वगैरह की खेती, जूट वगैरह की खेती अब धीरे धीरे घटने लगी है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर उनका स्थान लेने लगे हैं और इसलिए वहां पर सिंथेटिक फाइबर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये दो कैटेगरी के होते हैं, पहला सेलुलोसिक और दूसरा नॉन सेलुलोसिक। सेलुलोसिक माने जो सेलुलोज से बनाए जाते हैं और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का फाइबर प्रोटीन है जो पेड़ पौधों की पत्तियों में, जड़ों में और उसकी ब्रांचेस में पाई जाती है। ठीक है, बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो सेलुलोजिक मैनमेड फाइबर क्या है? डेराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। और सेलुलोज कहां से मिलता है? बैम्बू, यूकेलिप्टस एंड अदर सॉफ्ट वुड। ठीक है, विद एडिंग सुटेबल केमिकल्स। तो हमने क्या किया? सेलुलोज निकाला बैम्बू से, यूकेलिप्टस से या और जो सॉफ्ट वुड है, मतलब महोगनी है, एबोनी है, ऐसे सॉफ्ट वुड है, उनसे हमने सेलुलोज डेराइव किया और उसमें कोई महत्वपूर्ण केमिकल, जो भी केमिकल इंडस्ट्री में इसमें मिलाया जाता होगा, तो सुटेबल केमिकल मिलाया और हमारा सेलुलोसिक मैनमेड फाइबर तैयार हो गया। जैसे कि इसके उदाहरण है रेयन। रेयन एक सेलुलोज डेराइव्ड मैनमेड फाइबर है। एसीटेट भी उसका एक एग्जांपल है। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरी बात हम लोग समझते हैं, नॉन सेलुलोसिक मैनमेड फाइबर, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। ये जब क्रूड ऑयल का यानी पेट्रोलियम का जब प्रोसेसिंग किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है, तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ पदार्थ निकलते हैं, उसी से ये जो मैनमेड फाइबर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नॉन सेलुलोसिक जो कि क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, उसके एग्जांपल है नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है, और भी कई प्रकार के जो मैनमेड फाइबर है। ठीक है, अब इन दोनों में एक टेक्निकल बात यह है इंडिया में कि अगर सेलुलोसिक मैनमेड फाइबर है तब तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैंडल करेगा, यानी उसके लिए नियम कानून व्यवस्था सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देखेगी। लेकिन नॉन सेलुलोसिक मैनमेड फाइबर यदि है, जैसे कि पॉलिएस्टर है, ठीक है, अगर रेयन है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का मामला है, नाइलॉन है या पॉलिएस्टर है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का मामला है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नॉन सेलुलोसिक मैनमेड फाइबर को देखने वाली बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। DOC एंड PC लिखा है, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, और ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड टेक्सटाइल डिमांड, पूरी दुनिया में टेक्सटाइल डिमांड की क्या स्थिति है। जब मैं टेक्सटाइल यहां पर कह रहा हूं, इसका मतलब नेचुरल फाइबर से बनने वाले टेक्सटाइल प्लस मैनमेड फाइबर से बनने वाले टेक्सटाइल दोनों। तो पूरी दुनिया में अगर नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरल फाइबर से बनने वाले टेक्सटाइल की डिमांड पूरी दुनिया में 28% है, जबकि मैनमेड फाइबर की डिमांड 72% है। आप देख सकते हैं कि कितना फासला है दोनों के बीच में। मैनमेड फाइबर की डिमांड बहुत तेजी से दुनिया में बढ़ रही है इन विशेषताओं के कारण। इसके अलावा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि विकसित देशों में एग्रीकल्चर लैंड कम है और उस लैंड में भी अगर हम कॉटन, जूट और सिल्क वगैरह की खेती करने लगेंगे तो वहां पर फूड ग्रेन या और जो कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जब अल्टरनेटिव्स हैं तो और विकसित देश ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली साउंड है, तो जब भी मैनमेड फाइबर बना सकते हैं तो क्यों ना उसका ऑप्शन चुना जाए। ठीक है, इंडिया में क्या कंडीशन है? इंडिया में जो टेक्सटाइल डिमांड है उसमें नेचुरल फाइबर का डिमांड 44% है और मैनमेड फाइबर का डिमांड 56% है, यानी यहां भी मैनमेड फाइबर की डिमांड ज्यादा है कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर। लेकिन ये वर्ल्ड का एवरेज है। हमारे इंडिया जैसे देश में हम मैनमेड फाइबर का जो परसेंटेज है वो 70 तक यदि ले आए और नेचुरल फाइबर का परसेंटेज घट के 30 तक हो जाए, जो कि 2035 तक होने वाला है, तो उससे हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है? उससे हमें अनेक समस्याएं हो सकती है। भारत एक एग्रो कंट्री है, माने एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जहां पर कपास, सिल्क और इससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उनका उत्पादन, उनसे जुड़े टेक्सटाइल परंपरागत रूप से भारत में चलते आए हैं। अगर भारत तेजी से नेचुरल फाइबर की जगह पर मैनमेड फाइबर को अपनाना शुरू करता है तो इस नेचुरल फाइबर इंडस्ट्री में और उसके कृषि में जुटे हुए लोग एकदम से धीरे धीरे बेरोजगार होने लगेंगे और उनके अंदर जो छुपा हुआ कला है, टैलेंट है,
हमारी जो ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट टेक्सटाइल सेक्टर इज द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो टेक्सटाइल बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, इसलिए इंडिया में ये परसेंटेज कम है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे 2025 तक ये 60-40 होने वाला है और 2035 तक ये 70-30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक हम लोग जो कॉटन और जूट वाले लोग हैं उनको कहीं और एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। खैर आगे देखते हैं। डिमांड ऑफ मैन मेड फाइबर इन इंडिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। भारत में मैन मेड फाइबर की जो डिमांड है प्रति साल 12% बढ़ रही है। Unlike other textile, man-made fibers is highly organized. इसके पहले हमने जितने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़े, चाहे कॉटन पढ़ाओ, जूट पढ़ाओ, सिल्क पढ़ाओ, बूट पढ़ाओ, वूल पढ़ाओ, वो सब के सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादा पाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कम। लेकिन ये जो एमएमएफ इंडस्ट्री है ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का इंडस्ट्री है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड माने छोटे छोटे हैंडलूम पाए जाते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बड़े बड़े कारखानों के रूप में यहाँ पर काम किया जाता है। यहाँ पर जो है लेबर यहाँ पर जो काम करते हैं वो ज्यादातर स्किल्ड लेबर होते हैं, जबकि इसके पहले हम लोग जूट और वगैरह वहां देखा तो वहां स्किल्ड लेबर की जरूरत कम है, अनस्किल्ड लेबर की जरूरत ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट बात समझते हैं। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर आफ्टर यूएसए। पूरी दुनिया में अमेरिका इज द वर्ल्ड लीडर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमएमएफ, बट इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए। नेक्स्ट, इंडिया इज सेल्फ रिलायंट विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज इन एमएमएफ सेक्टर। मैन मेड फाइबर के कंटेक्स्ट में जो भी मशीनरी चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, उन सब में इंडिया सेल्फ रिलायंट है। विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी माने इसके साथ ही अत्याधुनिक तकनीक भी भारत में पाई जाती है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है अत्याधुनिक तकनीक। भारत में मैन मेड फाइबर से जुड़ी जो तकनीक है वो भी भारत में उपलब्ध है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। इट मींस वी आर वेरी मच सेल्फ रिलायंट इन नेचुरल फाइबर एज वेल एज मैन मेड फाइबर। ठीक है, चलिए अगली बात समझते हैं। इंडिया टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, भारत का जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है 2019 में नेचुरल फाइबर प्लस मैन मेड फाइबर दोनों को मिला के वो था 21 बिलियन यूएस डॉलर, आउट ऑफ विच जिसमें से मैन मेड फाइबर का कंट्रीब्यूशन था 6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 30%। तो मैन मेड फाइबर का टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 30% कंट्रीब्यूशन। भारत जो अपने मैन मेड फाइबर बनाकर के जो एक्सपोर्ट करता है तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किन देशों को करता है? पहला अमेरिका। हालांकि अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसके बावजूद इंडिया से बने हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। खास करके जो हम लोग गारमेंट बनाते हैं मैन मेड फाइबर से, तो वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, इसलिए अमेरिका में उसकी डिमांड है। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में आपका एक तो यूएसए पहले नंबर पे, टर्की दूसरे नंबर पे, यूएई तीसरे नंबर पे, ब्राजील चौथे नंबर पे और श्रीलंका 5वें नंबर पर है। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ टोटल फाइबर इन इंडिया, भारत में प्रति व्यक्ति प्रति साल टोटल फाइबर कंजप्शन कितना है? टोटल फाइबर का मतलब नेचुरल फाइबर प्लस मैन मेड फाइबर दोनों, उसका एवरेज निकल के आता है 5.5 किलोग्राम। ये एक व्यक्ति का है। अगर साल भर में पूरा भारत कितना नेचुरल फाइबर यूज करता है आपको निकालना है तो 130 करोड़, इसमें गुणा कर दो, आप मल्टीप्लिकेशन कर दो 130 करोड़ जनसंख्या मान करके, तो आपको निकल आएगा कि भारत प्रति साल नेचुरल फाइबर कितना कंज्यूम करता है। ठीक है, खैर तो एवरेज फाइबर कंजप्शन इंडिया में है 5.5 किलोग्राम, आउट ऑफ विच 3.1 किलोग्राम इज एमएमएफ। इस 5.5 किलोग्राम में 3.1 किलोग्राम जो है वो मैनमेड है और जो 2.4% बचा वो नेचुरल है। ठीक है, तो लगभग वही 44-56% का रेशियो आता है। अगली बात हम देखते हैं इंपोर्ट। भारत जो मैनमेड फाइबर से बने हुए कुछ सामान का कुछ इंपोर्ट भी करता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं चाइना से, दूसरे नंबर वियतनाम, तीसरे नंबर थाईलैंड। फर्स्ट मैनमेड फाइबर मिल भारत में खोला गया त्रावणकोर रेयन लिमिटेड के नाम से रायपुरम केरल में 1950 में। ठीक, अब हम देखते हैं कि दुनिया में टॉप मैनमेड फाइबर के 3 प्रोड्यूसर कौन है और इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं। तो दुनिया में है यूएसए 1 नंबर पे, इंडिया 2 नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे। यदि भारत में स्टेट वाइज देखें तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे, गुजरात 2 नंबर पे, तमिलनाडु तीसरे नंबर। भारत और पूरी दुनिया में जो ज्यादातर मैनमेड फाइबर बनता है वो दूसरी कैटेगरी का होता है।
नॉन सेलुलोइसिक कैटेगरी का, ठीक है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैनमेड फाइबर जो पॉपुलर है वो है पॉलिएस्टर, उसके बाद नायलॉन, ठीक है। रेयॉन का नंबर काफी पीछे आता है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैनमेड फाइबर नॉन सेलुलोइसिक होते हैं जो कि क्रूड ऑयल से बनता है। तो भारत में या दुनिया में जहां क्रूड ऑयल की रिफाइनरी सबसे ज्यादा होती है वहां पर इनके इस मैनमेड फाइबर के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो भारत के वे राज्य जहां पर रिफाइनरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है वहां पर मैनमेड फाइबर बनने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि मैनमेड फाइबर सेक्टर में, इंडस्ट्री में भारत में क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहला, लैक ऑफ स्केल। लैक ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि मैनमेड फाइबर जो है उसके जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो सकते हैं भारत में हम वे सारे एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाते। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैनमेड फाइबर के 100 एप्लीकेशन पॉसिबल है, 100 उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन भारत उसमें से 60-70 उपयोग ही कर पाता है, बाकी के 20-30 उपयोग वो जानता ही नहीं है या जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसको कहा जाता है लैक ऑफ स्केल, यानी लेस एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज और थिंग्स इज नोन एज लैक ऑफ स्केल, ठीक है। दूसरे नंबर पे लो मैन पावर एफिशिएंसी, यानी हमारे यहाँ जो कर्मचारी मैनमेड फाइबर के सेक्टर में लगे हुए हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी दुनिया के जो अदर लेबर है उनकी तुलना में काफी कम है। तीसरे नंबर पे लेसर फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत में मैनमेड फाइबर के क्षेत्र में उतना तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जितना दुनिया के और विकसित देशों में, चाइना जैसे देशों में हो रहा है। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब ये है कि जो मैनमेड फाइबर से बनने वाले खास करके जो गारमेंट्स हैं, वस्त्र हैं, वो हमारे लिए सुटेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम गर्म प्रदेश के लोग हैं। इसके अलावा भारत में जो मौसम है वो भी बदलता रहता है। ये जो मैनमेड फाइबर से बनने वाले कपड़े होते हैं ये गर्मी में और गर्म हो जाते हैं, ठंडे में और ठंडे हो जाते हैं, थर्मल रेजिस्टेंट नहीं होते, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। और खास करके हम जिस क्लाइमेट में है वहां ये चीज और दिक्कत होती है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। तो हमारे लिए कॉटन और सिल्क, जूट का कॉटन सिल्क वगैरह जो है उसके जो गारमेंट्स हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बनिस्पत मैनमेड फाइबर के। हाउएवर उनके ड्यूरेबल होने के कारण, उनके सस्ते होने के कारण, ठीक है, उनमें प्रेस करने का झंझट नहीं है, इन सब चीजों के कारण उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो स्किन फ्रेंडली है या नहीं, लेकिन हम उसका यूज कर रहे हैं। पांचवें नंबर पे ये है बैलेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड मैनमेड फाइबर। भारत सरकार के सामने एक समस्या ये भी है कि हम अमेरिका जैसे देशों में जहां पर 70-30 का रेशियो है, यानी 70% मैनमेड फाइबर और 30% नेचुरल फाइबर, भारत ऐसा नहीं कर सकता। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहां पर कॉटन, जूट और जो जितने नेचुरल फाइबर हैं उसमें 5 से 6 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं डायरेक्टली, और अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब जोड़ दें तो 10 करोड़ लोग के आसपास उसमें रोजगार में जुटे हुए हैं, 60 लाख उनमें से फार्मर्स हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कॉटन और इन सारी चीजों को एकदम से मैनमेड फाइबर में रिप्लेस कर देंगे तो इससे हमारे किसानों को समस्या आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। ये तमाम समस्याएं जो है वो पैदा उससे होने लगेंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम इस पे कदम उठा रहे हैं। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा भारत सरकार को ताकि सिंथेटिक फाइबर का भी ग्रोथ हो सके और नेचुरल फाइबर का भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो हम एक तरफ कॉटन, जूट वगैरह के और भी ऐसे एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं टेक्सटाइल या और क्षेत्रों के अलावा, ताकि अगर इधर मैनमेड फाइबर का ग्रोथ भी हो और उधर कॉटन का भी ग्रोथ होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। पहला कदम भारत सरकार ने उठाया है द सिंथेटिक एंड रेयॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले वूल और कॉटन और जूट सभी में कि सभी के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बनाया है। तो सिंथेटिक फाइबर के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इस नाम से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है। दूसरी बात, गवर्नमेंट हाइक्स ट्रांसपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम 10% to 20% फॉर एमएमएफ, यानी भारत जिन देशों से एमएमएफ माने मैनमेड फाइबर इंपोर्ट करता है, अब अगर ज्यादा मात्रा में हम इंपोर्ट करेंगे तो भारत के जो मैनमेड फाइबर प्रोड्यूसर्स हैं वो डीमोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर की चीजें अच्छी हो सकती हैं, सस्ती हो सकती हैं, वो ज्यादा बिकेंगी। इसलिए भारत सरकार ने बाहर से आने वाली मैनमेड फाइबर्स पर टैक्स की मात्रा, इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है ताकि उनका प्रोडक्ट भारत में महंगा हो जाए और हमारा प्रोडक्ट देश में बिके। तीसरे नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। चौथे नंबर पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ये सारे कदम भारत सरकार उठा रही है, ठीक है। चलिए एक नोट देखते हैं, प्यूरिफाइड
पोलीफेथिक एसिड, शॉर्ट में इसको पीटी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसका उपयोग मैनमेड फाइबर बनाने में किया जाता है। ठीक, यहाँ तक हमारा सारा ये जो मैटर था सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड जितनी जानकारी थी हम लोगों ने उतनी बात समझ ली। अब हम देखते हैं अगली बात, टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात, टेक्निकल टेक्सटाइल एक इस प्रकार का टेक्सटाइल है, चाहे वो सिंथेटिक हो या मैनमेड हो, जिसमें कुछ और चीजों को मिला करके, उसमें कुछ टेक्निक लगा करके उसको बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे टेक्सटाइल को, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग पुराने समय में पतंग उड़ाने के लिए माझा बनाते थे। माझा कुछ नहीं है, माझा एक सिंपल धागा है, लेकिन उस धागे में हमने कुछ टेक्निक लगा दिया। क्या टेक्निक लगा दिया? जैसे हम लोग गांव देहात के आदमी क्या करते थे, उसमें गोंद में बारीक कांच पीस करके गोंद में घोल लेते थे, फिर उस गोंद में हम सारी रस्सी को डाल देते थे और रस्सी को उसमें भिगा करके फिर लंबी रस्सी करके धूप में सुखा देते थे। अब ये जो रस्सी बनी, ये पहले की तुलना में कुछ ज्यादा मजबूत हो गई और इसमें दूसरी रस्सी को के साथ अगर हम उसको लड़ाएं तो उसमें काटने की कैपेसिटी आ गई, थोड़ा सा उसमें ब्लैडनेस आ गया, बात समझ आ रही, शार्पनेस आ गया। तो अगर हमने इस प्रकार से उस धागे पे कुछ टेक्निक लगा करके उसकी कुछ क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शार्पनेस कुछ भी अगर हमने बढ़ा दिया, तो वो जो टेक्सटाइल प्राप्त हुआ उसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल इज अ टेक्सटाइल प्रोडक्ट मेड फॉर नॉन एस्थेटिक पर्पसेस, स्ट्रेंथ, लाइट वेट, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। यानी टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसे टेक्सटाइल हैं जो या तो नेचुरल फाइबर से बनते हैं या मैनमेड फाइबर से बनते हैं, लेकिन उनको बनाने के पीछे जो पर्पज होता है, वो पर्पज होता है उसको मजबूती प्रदान करना, उसको ड्यूरेबिलिटी प्रदान करना, उसको थर्मल रेजिस्टेंट बनाना, उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट बनाना, ठीक है, और उसको विविध प्रकार का उपयोग हम उसके द्वारा कर सकें। ठीक है, उसका उपयोग एस्थेटिक पर्पज के लिए नहीं किया जाता। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता बढ़ाने की। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनने के पीछे हमारा पर्पज है एक तो तन ढकना, लेकिन ये आजकल ये पर्पज मॉडर्न नहीं रह गया। हम कपड़े पहनते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, कितना बढ़िया शर्ट है, कितना बढ़िया पैंट है, टोपी कितनी बढ़िया है, मफलर कितना बढ़िया है। ठीक है, तो हम जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल का उपयोग करते हैं वो एस्थेटिक पर्पज के लिए होता है, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल एस्थेटिक पर्पज के लिए नहीं होता। वो जो है स्ट्रेंथ के लिए होता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। जैसे गांव और शहर का आदमी, शहर का आदमी एस्थेटिक होता है, गांव का आदमी नॉन एस्थेटिक होता है। माने शहर का आदमी सुंदर दिखता है, गोरा, गुलाबी रंग, ठीक है, चश्मा लगाया, लेकिन एक झापड़ मार दो तो उठ ना पाए, ठीक है। लेकिन गांव का आदमी, ठीक है, उसको झापड़ मार दो तो पता चला तुम्हें लगेगा, उसको नहीं लगेगा। तो वो एस्थेटिक नहीं है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, तो यही अंतर होता है कन्वेंशनल और टेक्निकल टेक्सटाइल में। कन्वेंशनल जो टेक्सटाइल है वो शहर का आदमी है, सुंदरता के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, और जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो गांव का आदमी है, उसका उपयोग मजबूती के लिए और भी विविध प्रकार के एप्लीकेशन जो हम आगे समझेंगे उसमें किया जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल इज अ टेक्सटाइल प्रोडक्ट मेड फॉर नॉन एस्थेटिक पर्पज। नॉन एस्थेटिक माने सुंदरता बढ़ाने के पर्पज से इसका उपयोग या इसको नहीं बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है स्ट्रेंथ, लाइट वेट, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा, एंड हैविंग एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। टेक्निकल टेक्सटाइल के विविध प्रकार के इंडस्ट्रीज में उपयोग जो है वो किए जाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अभी पीपीई किट आप सुन रहे हैं, ये पीपीई किट जितना है वो सब टेक्निकल टेक्सटाइल से बन रहा है। पैरासूट, बच्चों के डायपर, ठीक है, और भी मल्टीपल चीजें आजकल जो बन रही है वो टेक्निकल टेक्सटाइल से बन करके आ रही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कन्वेंशनल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या अंतर है। जो टेबल बना है उसमें एक तरफ लिखा सीटी, सीटी माने कन्वेंशनल टेक्सटाइल, यानी जूट कॉटन से बनी हुई चीजें। उधर है टेक्निकल टेक्सटाइल, जो कि टेक्निकल तरीके से बना जाता है। दोनों में क्या अंतर है? जो ये कन्वेंशनल टेक्सटाइल है ये एस्थेटिक पर्पज के लिए यूज होता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए,
टेक्निकल टेक्सटाइल नॉन एस्थेटिक पर्पज के लिए होता है, माने ये सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होता, ठीक है। जैसे फेयर एंड लवली सुंदरता बढ़ाने के लिए, हल्दी बेसन सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है, वो परमानेंट आपको सुंदर बनाने के लिए है ना। तो इस प्रकार दूसरा जो आपके कन्वेंशनल टेक्सटाइल है, ये डेकोरेटिव पर्पज में भी उपयोग आए जाते हैं, रंग बिरंगे कई रंगों में, कई डिजाइन्स में, कई कलर में, कई साइज में, तो डेकोरेटिव पर्पज का ये होता है। लेकिन वो नॉन डेकोरेटिव पर्पज का होता है, उसमें हमारा पर्पज होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का हो, नीले रंग का हो, पीले रंग का हो, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कपड़े में तो ऐसा है कि लाल शर्ट पहनी तो लाली पहननी है ना। चलिए इसके बाद जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल जो है उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है बियरिंग में, क्लॉथिंग में, ठीक है। माने हम कन्वेंशनल टेक्सटाइल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं कपड़ा पहनने में, क्लॉथिंग में करते हैं। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो बियरिंग सेक्टर में नहीं है, बल्कि नॉन बियरिंग सेक्टर में है, ठीक है। यानी हम टेक्निकल टेक्सटाइल से कपड़े बनाकर नहीं पहनते, हाँ उससे रेनकोट बना सकते हैं, उससे गाड़ी ढकने वाला तिरपाल बना सकते हैं, उससे पैराशूट बना सकते हैं, उससे सर्जिकल थ्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है। वो जो लगा दिए जाते हैं गलने वाले, ऐसे आजकल टाँके लगाए जाते हैं जो अपने आप गल जाता है। तो इस प्रकार की टेक्निकल जो चीजें हैं वो उससे बनाई जाती हैं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं बनाया जाता। इसके अलावा जो हम कन्वेंशनल टेक्सटाइल है वो वोविन होता है। वोविन माने सबसे पहले हम कपास से हम धागा बनाते हैं, यानी कि कपास से हम सबसे पहले यार्न बनाते हैं, यार्न, कई धागे जोड़कर लंबा यार्न के बाद हम जो है एक कपड़े का एक थान बनाते हैं, मतलब पीस बनाते हैं, उसके बाद उसकी सिलाई करते हैं, स्टिचिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और फिर एक सिला सिलाया कपड़ा तैयार होता है, ऐसे को बोलते हैं वोविन। वोविन माने सिला सिलाया। लेकिन जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो जरूरी नहीं कि सिला सिलाया हो, वो वोविन भी हो सकता है, नॉन वोविन भी हो सकता है। जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है उसमें हम सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कि कंफर्टनेस। हम कंफर्ट के लिए भी कपड़े पहनते हैं, एस्थेटिक पर्पज के लिए, डेकोरेटिव पर्पज के लिए तो पहनते ही हैं, साथ में कंफर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई कपड़ा अगर बहुत ज्यादा एस्थेटिक भी है, डेकोरेटिव भी है, लेकिन वो मेरी साइज का नहीं है, यानी मैं उसमें कंफर्ट नहीं हूं, तो वो मैं नहीं पहनूंगा, है ना। तो हम उसमें कंफर्ट देखते हैं। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल में हम कंफर्टनेस नहीं देखते, हम देखते हैं उसका टेक्निकल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज। टेक्निकल प्रॉपर्टी माने स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दी, थर्मल रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें, इंसुलेटिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए उसमें, ठीक है। और आपकी जो है तन्यता होनी चाहिए उसमें, डक्टिलिटी होनी चाहिए उसमें, ऐसे तमाम प्रॉपर्टी हम उसमें देखते हैं। एंड फंक्शनल, फंक्शनल माने वो हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को वो काम करवाने में वो चीज सक्षम है या नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई। शर्ट मेरा है, आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल एक फंक्शनल टेक्सटाइल है, माने जो काम सर्जिकल थ्रेड करता है उसी थ्रेड से हम कपड़ा नहीं सिल सकते, या जो धागा कपड़ा सिल सकता है वही धागे से हम टाका नहीं लगा सकते, ठीक है। उनका एक विशेष फंक्शन होता है। चलिए इसके अलावा जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है उनके लिमिटेड एप्लीकेशन है। लिमिटेड एप्लीकेशन क्या है, आप तौलिया बना लो, नेपकिन बना लो, कपड़ा बना लो, रस्सी बना लो, ठीक है। एप्लीकेशन लिमिटेड है और खास करके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत कम है। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल जो है उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है, यानी कन्वेंशनल टेक्सटाइल आर फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन, व्हेयरएज टेक्निकल टेक्सटाइल इज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और इंडस्ट्रियल में भी उसके मल्टीपल एप्लीकेशन है। बात समझ आ गई। तो इतनी बात हमने यहाँ पर फिनिश किया। आगे हम लोग देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज टेक्निकल टेक्सटाइल के, और क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और फिर टेक्निकल टेक्सटाइल को इंटरनेशनली 12 भागों में बांटा गया है, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। और फिर भारत में उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन थैंक यू।